अब हम करेंगे 3D श्रेणी में। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्सीकरण अंक के मान में किस प्रकार चेंज आता है। अब हम 3D श्रेणी में जैसे स्कैंडियम से मैंगनीज की ओर आ रहे हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं लगातार ऑक्सीकरण अंकों के मान में वृद्धि हो रही है। ये स्कैंडियम से टाइटेनियम की ओर आए तो ये +4 तक हो गया, फिर ये वेनेडियम +5 तक शो कर रहा है, क्रोमियम +6 तक, मैंगनीज +7 तक, यानी कि लेफ़्ट टू राइट आने पर एक स्थान मिडल में ये हाईएस्ट तक पहुंच जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे इसके मान में कमी होने लगती है। ऑक्सीकरण अंक पहले बढ़ते हैं, मिडल में उच्चतम हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे इनके मान में कमी होने लगेगी। इसका मेन रीज़न क्या है, क्या कारण है कि पहले ऑक्सीकरण अंक बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। मैंने पहले भी बताया था, ऑक्सीकरण अंक टोटली डिपेंड करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं बढ़ेगी वैसे वैसे ऑक्सीकरण अंकों के मान भी बढ़ेंगे, और जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटेगी तो नेचुरल है उनके ऑक्सीकरण अंकों के मान भी घटने लगेंगे। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, मिडल तक आ रहे हैं, तो मैंगनीज +7 तक शो कर रहा है, तो ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक ही होगी। धीरे धीरे इनके मान में कमी हुई होगी, तभी इनके ऑक्सीकरण अंक कम हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d5। ये है 4s1, यहाँ भर दिया हमने एक इलेक्ट्रॉन, 3d5 यहाँ भर दिया हमने 5 इलेक्ट्रॉन। 11th में हम पढ़ के आए थे, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद में ही इलेक्ट्रॉन्स का विपरीत चक्रण में युग्मन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने पहले इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर लिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी वैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी रिपीट कर रही हूँ। 4s यानी कि ns ये वैलेंसी शेल होते हैं, यही बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी हो, डोनेशन देना हो, ये ही पार्टिसिपेट पहले करते हैं, इनके बाद में इनका नंबर आता है। भले ही एनर्जी में ये कम हो, बट आउटर शेल तो यही है, वैलेंस शेल तो यही है, पहले यही निष्कासित होंगे, उसके बाद में इनका नंबर आएगा। अभी फ़िलहाल हम कर रहे थे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये तो ऐसे ही रिमाइंड करवाया। तो क्रोमियम में नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करते हैं जिनका कि युग्मन नहीं हुआ हो। तो 1 2 3 4 5 6 किसी का भी युग्मन नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 6। यही कारण है कि क्रोमियम जो है वो +6 तक अपनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। जब कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से जाएगा, तो +1 2 3 4 5 6 तक ये अपने कंपाउंड्स में शो कर सकता है। ठीक इसी प्रकार हम किसी और का भी एग्जाम्पल लेकर के नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला है छोटा सा, जो केवल मैंगनीज तक ही अप्लाई होता है, उसके बाद वाले एलिमेंट्स पर उसको अप्लाई नहीं करना है। फार्मूला है NS + n-1 d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसा कि अभी अपन ने एग्जाम्पल में देखा था, NS के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस करना है n-1 d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि यहाँ पर हमने अभी किया था। ये तो हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ी तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ी। अब जब हम मैंगनीज से राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण अंक के मान में लगातार कमी हो रही है। ये कमी क्यों होती है? ये कमी इसलिए होती है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटती है। तो ये कहाँ जा रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? ये जाते कहीं नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग जाते हैं। तो नेचुरल है, जब युग्मन होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के मान कम हो जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के मान भी घटने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट
कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। ये अपनी 4s शेल है, यानी कि NS यहाँ भर दिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 3d7 यानी कि D में 7 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। यहाँ करेंगे अपन 1 2 3 4 5, पहले 5 को अरेंज करेंगे क्योंकि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। फिर अगर शेष रह जाए तो युग्मन होगा, क्योंकि 7 है तो 2 शेष रह रहे हैं, एक एक यहाँ विपरीत में हमने अरेंज कर दिया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो केवल 3 ही आएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिकली 3D चेन में, 4D चेन में और 5D चेन में भी जब हम राइट साइड की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनना चालू हो जाता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। यही कारण है कि जब लेफ़्ट से मिडल तक आते हैं तो बढ़ता है मान, मिडल से राइट साइड में जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट के मान में कमी होती है। अब कुछ बातें और है, जैसे देखिए यहाँ क्रोमियम जो है और कॉपर जो है वो +1 शो कर रहा है, यहाँ क्रोमियम भी +1 शो कर रहा है। हालांकि क्रोमियम जो है बहुत रेयर ही ऐसा शो करता है, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऐसे कंपाउंड है ज्ञात, स्टेबल नहीं होंगे बट ऐसे प्रकृति में कंपाउंड है। तो क्या कारण है कि कॉपर और क्रोमियम इसी वर्ग के मेंबर्स है बट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। ये इनके स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है। हमें पता है ये दोनों एक्सेप्शंस है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ही स्पेशल होता है कंपेरेटिवली अदर मेंबर्स। एक और चीज़ है जो कि ध्यान में रखनी है, वो है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिंक केवल +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि दूसरे जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के या इस श्रेणी के जो एक से अधिक प्रकार की दर्शाते हैं, बट ये केवल एक ही प्रकार की +2, ये भी इसके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, जो कि पूरा फुलफिल्ड है, स्टेबल है। तो जब कभी भी बॉन्ड प्रिपेयर करना होगा तो 4s में से दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अब कभी अगर और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हुई तब नंबर आता है 3D का, तो 3D में से एक भी इलेक्ट्रॉन जाने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि वो टोटली स्टेबल है। उसको कितनी भी एनर्जी देंगे वो अनस्टेबल होना ही नहीं चाहेगा। तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जो कि 4s से जा रहे हैं वो ही निकलते हैं। तो जिंक केवल अपने कंपाउंड्स में +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।